मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज। हाँ बोलिए। फेजेस ऑफ कैलकुलेशन का समझा। क्या चीज? सर फेजेस एक बार फिर से। देखिए, सर्कुलर फ्लो के 3 फेज होते हैं। द वेरी फर्स्ट फेज इज, ये आपका फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, एंड दिस इज योर थर्ड फेज, दैट इज डिस्पोजिशन। सो पहला फेज क्या है कि सब पहला फेज आपका यहाँ पे हाउस होल्ड अपना प्रोडक्शन फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड प्रोडक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है। जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन में बेसिकली इकोनॉमिक्स में लोग समझे थे कि प्रोडक्शन में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है ना। वैल्यू वैल्यू इज एडेड टू समथिंग, कि कोई भी चीज को वैल्यूएबल बनाया जाता है अंडर द प्रोडक्शन प्रोसेस। वैल्यू जनरेट होने के साथ साथ क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, है ना। जी ये इनकम फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस वगैरह। ठीक है। सर। और उसके बाद से यही जो रेंट, इंटरेस्ट या जो इनकम के तौर पे आपको पैसा आ रहा है, आइदर इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस वॉट एवर, ठीक है, ये पैसा फिर क्या होता है, खर्च हो जाता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज। और ये पैसा अगेन पहुंच जाता है किसके पास, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास। प्रोड्यूसिंग सेक्टर फिर से उस पैसे को यूटिलाइज करती है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, और दिस इज हाउ इकोनॉमी कीप्स ऑन वर्किंग। ठीक है। तो दिस इज दी 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, एंड दिस इन 3, ये सर्कुलर मूवमेंट में है क्योंकि ये प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलते चलते रहते रहते। हैं। चलती रहे। ठीक है। तो यहां तक एक बेसिक आइडिया, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट थे वो खत्म हो गए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेशनल इनकम अपने आप में क्या होता है। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, सम टोटल्स ऑफ फैक्टर्स इनकम, फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, earned by normal resident of a country during the period of an accounting year। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल है किसका? फैक्टर इनकम का। और ये फैक्टर इनकम अर्न कौन करता है? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज योर 1 ईयर पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। अब देखिए, तो सवाल ये उठता है कि फैक्टर इनकम क्या होता है, और दूसरा सवाल ये उठता है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, है ना। अगर इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम समझ लें तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हम जैसे मान लो कि 5 लोग का इनकम तुमको दिया हुआ है, तो तुम उसमें से छांट लोगे ना कि नॉर्मल रेसिडेंट का जो इनकम है वही कौन सा है, नेशनल इनकम है, राइट। नेशनल इनकम। और साथ ही साथ क्या चीज, फैक्टर इनकम। तो हमें ये कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करने पड़ेंगे कि फैक्टर इनकम क्या है और नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या है। ठीक है। सर ठीक है। हाँ हेलो। यस सर। सर एक बार नेशनल इनकम फिर से बता दीजिए ना सर, मेरा अभी कनेक्ट हुआ है। नेशनल इनकम क्या होता है? इट्स द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो जो भी टोटल फैक्टर इनकम जनरेट होता है नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, इसी टोटल फैक्टर इनकम को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। सो वी नीड टू नो अबाउट फैक्टर इनकम। ठीक है। तो व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम इज अ बायलैटरल the income that received by household from the producing sector for rendering factor services in the form of land, labor, capital and entrepreneurship। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, फैक्टर इनकम क्या होता है कि ये बायलेटरल पेमेंट्स होते हैं या बायलेटरल इनकम होता है। जैसे कि आप कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ मिल रहा मिल रहा। है ना। आप जॉब करते हैं तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं? यू आर रेंडरिंग व्हाट? सर्विसेज। यू आर रेंडरिंग योर फैक्टर सर्विसेज, राइट। अगेंस्ट विच आपको क्या मिलेगा? फैक्टर सैलरी इनकम। मिलेगा। ठीक है। अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिला है, फ्री का नहीं ना मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी फैक्टर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट क्या होता है, कोई इनकम जनरेट होता है, तो उस इनकम को क्या कहते हैं? फैक्टर फैक्टर इनकम। इनकम फैक्टर कहते इनकम। हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कहते हैं। एंड सब बायलेटरल, बायलेटरल मतलब कि दो पार्ट है, आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। मिलेगा। आप दुकान पे जाते हैं, वो आपको सामान बेच रहा है, तब उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है? आपसे पैसा ले रहा है, फ्री का नहीं ले रहा है ना, है ना। हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपसे क्या कर रहे हैं? आई एम चार्जिंग द फी।
इट्स व्हाट, इट्स अ फैक्टर इनकम। बट अगर यही आप अपने फादर से पॉकेट मनी लेते हैं, क्या वो फैक्टर इनकम होगा? नहीं नहीं नहीं, दैट्स No, नॉट sir. बायलैटरल। वहां पे एग्रीमेंट नहीं कि घर में पोछा लगाओगे तो पैसा मिलेगा, है ना? क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है आपके फादर के बीच में और आपके बीच में? नहीं नहीं नहीं। No, sir. तो दैट इज नॉट फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या कहा गया कि नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल है किसका? फैक्टर इनकम का। नेशनल इनकम हम किस इनकम को इंक्लूड करते हैं? फैक्टर इनकम को, है ना? और एक दूसरा इनकम कौन सा होता है? दैट इज योर ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ये यूनिलेटरल होता है, ये बायलेटरल नहीं होता। क्या होता है? यूनिलेटरल यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, मतलब एक तरफ से ही है, दोनों तरफ से नहीं है, ठीक है? हाउसहोल्ड सेक्टर डज नॉट प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज बट अर्न इनकम। दिस टाइप ऑफ इनकम इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। जब बिना कोई सर्विसेज दिए आपको क्या हो, कोई इनकम मिले, दैट इनकम इज नोन एज व्हाट? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम। Say for example, the pocket money that you get from your father, that's what? That's a transfer income. इसके अलावा अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो आपका ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज भारत सरकार की स्कीम है कि अगर आप 80 साल से ऊपर हो जाते हैं तो आपको प्रति महीने 2,000 रुपए का क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। दैट्स पेंशन इज ओल्ड एज पेंशन। क्या वहां पे कोई क्राइटेरिया है भारत सरकार का कि आप नौकरी की हैं तभी आपको मिलेगा? नहीं। नहीं नहीं You completed your age of 80 years, you are eligible to get the old age pension. यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है इनकम, क्या वो इनकम फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम है ना? Transfer मुद्दा ये income. उठता है कि why only the factor income is included in the calculation of national income? ट्रांसफर इनकम को हम क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? आपको जो भी हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ ट्रांसफर इनकम तो लिखा हुआ नहीं था, है ना? ऐसा क्यों? सवाल उठता है ना मन में कि ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि इन द कैलकुलेशन नेशनल इनकम वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां भी गुड्स या सर्विसेज का फ्लो होगा, गुड्स आपके मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे या सर्विसेज जनरेट हो रहे होंगे, वहीं पे तो फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा होगा ना? क्या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन ट्रांसफर इनकम के अगेंस्ट ना ही कोई सर्विसेज रेंडर हुए, ना ही कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ, तो वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कर ही नहीं रहा है। एट द सेम मोमेंट जो ट्रांसफर इनकम होगा वो कहीं ना कहीं फैक्टर इनकम का ही क्या होगा? पार्ट होगा, है ना? आपके फादर भले ही पॉकेट मनी आपको दे दिए, उसके बदले उन्होंने आपसे कुछ नहीं लिया, लेकिन क्या उसके बदले उनको काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? पड़ा। करना पड़ा ना? करना पड़ा। वॉट एवर जॉब ही इज डूइंग, वो नौकरी में हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, वो बिजनेस रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनको काम करना पड़ेगा, है ना? तो फिर क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए? नहीं नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई वी इंक्लूड ओनली व्हाट? फैक्टर इनकम। इनकम। क्लियर है आप लोगों को? व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? And Yes, sir. why we considered factor income only in the estimation of national income? Okay, moving forward. इसके बाद है कि इसके बाद डेफिनेशन में जिक्र हुआ था कि इसका नॉर्मल रेसिडेंट। तो किस व्यक्ति को हम नॉर्मल रेसिडेंट माने और किसको नॉर्मल रेसिडेंट ना माने? तो पहला पॉइंट क्या कहता है? अ पर्सन हु आर लिविंग in one country but his economic interest lies in another country, he would be treated as normal resident of that country where his economic interest lies. खैर देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया। एक मिनट, सारे पॉइंट्स पहले ही यहाँ पे आ गए। नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। पहले आप लोग ये पोर्शन देखिए, तब हम लोग बैक वाले पे बात करेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? आर द पर्सन्स, और हम इसको इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, who ordinarily resides in a country generally for a period of 1 year. तो कम से कम 1 साल या उससे अगर ज्यादा आप किसी कंट्री में क्या करते हैं? रिसाइड्स करते हैं। इसके साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? उस कंट्री में लाई करता है। आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है,
तो आप उस कंट्री के क्या कहलाएंगे? यू सेड टू बी द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री। दो क्राइटेरिया हैं यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू शुड रिसाइड इन दैट पार्टिकुलर कंट्री फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल या उससे ज्यादा, ठीक है। इसके साथ साथ बोला गया कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एक नॉर्मल इंसान अपने लाइफ में कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करता है? बेसिकली कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये ना करेगा। हाँ तो अगर आप अपने बेसिक जो भी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या कर रहे हैं उस पार्टिकुलर कंट्री में कर रहे हैं, यानी कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में क्या करता है? लाई करता है, ठीक है। ये दोनों बातें फुलफिल हो जा रही हैं तो आप उस देश के क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग अपना एग्जांपल ले लें तो वी रिसाइड्स इन इंडिया, है ना, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। एट द सेम मोमेंट वॉट एवर एक्टिविटी आई एम डूइंग, इकोनॉमिक वॉट एवर एक्टिविटी आई एम डूइंग, आई एम अर्निंग, कंज्यूमिंग, इन्वेस्टिंग, वॉट एवर आई एम डूइंग इन वेयर? इंडिया। इन इंडिया। तो क्या हम नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे? यस, आई एम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बट मान लो कि अगर कोई अमेरिकन आता है हमारे यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा, नॉर्मल रेसिडेंट का सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप गलती से स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ लीजिए तो इस चीज को एकदम दिमाग से निकाल के फेंक दीजिएगा कि देयर इज नो एनी इंटर रिलेशन इन बिटवीन सिटीजनशिप एंड नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट के लिए सिंपल फंडा है कि आप 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए रिसाइड कीजिए और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या करे? उस देश में लाई करे। जैसे मान लो एक अमेरिकन हमारे यहाँ पे आता है, ठीक है, इंडिया में, और वो 1 साल से क्या करता है? ज्यादा रिसाइड करता है, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए क्या करता है? रिसाइड करता है। साथ ही साथ वो इंडिया आया, इंडिया का उसको इन्वायरमेंट वगैरह क्या लगा? अच्छा लगा। अच्छा तो क्या किया कि यहीं पे बोला कि यार चलो एक फ्लैट भी क्या करते हैं? ले लेते हैं, यानी कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या कर रहा है? इंडिया में लाई कर रहा है। कर रहा वो अमेरिकन हमारे यहाँ का क्या बन जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यही इंडियन अगर जाके फॉरेन अगर रहते हैं, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ से लोग अमेरिका कनाडा रहते हैं ना जी, आप चले गए अमेरिका और अमेरिका में आप 2 साल से हैं, ठीक, साथ ही साथ आपको अमेरिका अच्छा लग रहा है, आपका इंडिया आने का मन नहीं कर रहा है। अब अपना सारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब जो भी आप फ्यूचर जितना सोच रहे हैं सब कहाँ सोच रहे हैं? अमेरिका में। आप कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे? अमेरिका के। और इंडिया के लिए आपके लिए बहुत ही क्लासी वर्ड यूज होता है, एनआरआई। सुने लोग ना, बहुत से मूवी में सुने होंगे लोग, Yes, sir. इज एनआरआई। एनआरआई मींस व्हाट? नॉन रेसिडेंट इंडियंस, राइट? बिकॉज यू आर बिकम द रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अमेरिका, राइट? तो इंडिया के लिए तुम क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट इंडियन बन गए, क्योंकि तुम यहाँ के रेसिडेंट नहीं हो। समझ में आया फंडा, है ना? दिस इज व्हाट नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी बातें और भी क्या हैं, जुड़ी हुई है। कुछ और भी बातें आपको सर भी जानना है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं उसको, अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन में या एरिया में कर रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे नॉर्मल तुम इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या कंडक्ट करोगी? तुम कंजम्पशन करोगी और इन्वेस्टमेंट करोगी, ये ना करोगी? यस सर। तो अगर ये पार्टिकुलर एक्टिविटीज आप किसी कंट्री में कंडक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप 1 साल से ऊपर के पीरियड लिए क्या कर रहे हैं? वहां पे रिसाइड कर रहे हैं, तो आप वहां के कर क्या रहे हैं। कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, है ना? अब हम लोगों ने दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, फैक्टर इनकम को और किसको? नॉर्मल रेसिडेंट्स को। तो अगर आपको बहुत लोगों का इनकम सब दिया हुआ है तो आपको खाली क्या छाट लेना है कि जो फैक्टर इनकम हो और किसके द्वारा अर्न हो? नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। बाकी सब चीज को छोड़ देना, काम खत्म। उतने को ले लो, जोड़ लो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ से चाइना गए, ठीक, चाइना में रिसाइड्स किए हम कितने दिनों के लिए? 8 मंथ्स के लिए काम किए और बैक हो गए कहाँ? इंडिया। हम कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? चाइना के कि इंडिया के?
इंडिया का। इंडिया इंडिया के इंडिया के, है ना? है ना? लेकिन इनकम अर्न कहाँ की है? चाइना में। तो क्या जो ये जो 8 महीने का जो इनकम हम अर्न किए होंगे, ये लाके जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए इंडिया के नेशनल इनकम में? हाँ, जोड़ना चाहिए। जोड़ना चाहिए, बिकॉज दिस इनकम इज अर्न बाय होम? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। रेसिडेंट्स। ठीक है, देखिए आपको जो हम कंसेप्ट समझा रहे हैं ना अभी, ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रैक्टिकल के साथ साथ जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें अगर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आके 2-3 नंबर के कि बताओ ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा, इंक्लूड होगा इंडिया के नेशनल इनकम में कि नहीं होगा, तो उसका जवाब भी आप क्या कर पाएंगे? दे पाएंगे, है ना? ठीक। अब इसके साथ साथ कुछ और जुड़ी हुई बातें यहाँ पे। A person who are living in one country but his economic interest lies in other country, he would be deemed to be the normal resident of that country where his economic interest lies. अगर एक पर्सन किसी एक देश में रहता है लेकिन उसका सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कहाँ कंडक्ट कर रहा है? किसी दूसरे देश में। जैसे कि आप फॉरेन गए काम करने के लिए, 1 साल से कम पीरियड के लिए गए हैं, और आप वहां पे बस खाने उने का तो सब कुछ वो लोग देते ही हैं, है ना? अब सारा पैसा तुम इंडिया भेज रहे हो, इंडिया में जमीन खरीद रहे हो, इंडिया में सारा तुम्हारा पैसा क्या हो रहा है? यूटिलाइज हो रहा है, तो तुमको कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा? इंडिया का। इंडिया का। ही वुड बी, यहाँ पढ़िए, यहाँ पे लिखा है ना, ही वुड बी डीम्ड एज। डीम्ड मतलब क्या होता है? मानना। क्या होता है? मानना। मानना। हम मान लेंगे कि वह कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है, जहां पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। अब ये सब पॉइंट आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब कि याद रखना पड़ेगा दिमाग के अंदर में, ठीक है? इसके बाद आपको एक और पॉइंट बोला कि WHO, IMF, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, इज नॉट ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट, बट इंडियन एम्प्लॉयड वर्क्स इन WHO, IMF इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी होंगी, जैसे WHO है, IMF है, या कोई भी UNO वगैरह जो भी है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री का माना जाता है जिस कंट्री का ओरिजिन होता है, यानी कि वो जिस कंट्री से क्या करता है? बिलोंग करता है। जैसे मान लो कि WHO का अगर हेड क्वार्टर कहाँ पे है? अमेरिका। USA में है, तो WHO कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा? अमेरिका। USA का, अमेरिका का। ठीक है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा वो। लेकिन अगर इसी WHO का कोई ऑफिस है दिल्ली में, और उसमें कोई इंडियन क्या कर रहा है? काम कर रहा है, एन इंडियन इज एम्प्लॉयड, है ना, वर्क्स इन WHO, IMF, इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ व्हाट? इंडिया। इंडिया। अगर यहाँ का कोई बंदा है जो कि WHO के किसी ऑफिस में जो दिल्ली में या कहीं हैदराबाद या कहीं भी लोकेटेड है, उसमें वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। क्लियर आप लोगों को? यस सर। ठीक है, दीज आर स्पेसिफिक पॉइंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि IMF इज, या IMF ऑफिस इज लोकेटेड इन दिल्ली, इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना, रसिया, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका। कि भैया जहां का उसका ओरिजिन है वहां का वो क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। माना जाए। बट इफ एन इंडियन इज एम्प्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर ऑफिस विच इज लोकेटेड इन दिल्ली या समवेयर इन इंडिया, देन ही विल कंसिडर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इंडियन एम्प्लॉय है तो। इसके साथ साथ आपको बोला गया कि अगर कोई ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, members of armed forces of a foreign country are treated as the normal resident of country to which they belong. जैसे हमारे देश के जो एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत, सुने आप लोग, जो अलग अलग देशों में रिसाइड करते हैं, है ना, वहां रहते हैं ताकि हमारा पॉलिटिकल रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ क्या हो सके? बेहतर रह सके। तो मान लो अगर कोई इंडियन एम्बेसडर है एंड ही रिसाइडिंग इन रशिया, कहाँ पे है वो? रशिया में है, तो भी वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का माना जाएगा? इंडिया। इंडिया का। भले वो 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर है जो कि दिल्ली में क्या कर रहा है? रिसाइड कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का माना जाएगा? अमेरिका का। ठीक है, भले ही वो किसी दूसरे देश में रह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ जैसे आर्म फोर्सेज है, देखिए आर्म फोर्सेज जो होती है, कहीं कहीं जैसे दुनिया में लड़ाई उड़ाई हो रहा होता है, तो वहां पे शांति स्थापित करने के लिए बहुत से देशों का फौज क्या होता है?
भेजा जाता है आर्म फोर्सेस कि जाओ जाके वहां पे क्या करो। जैसे इराक सीरिया जो है आपका, वो अभी भी क्या है, बहुत ही डिस्प्यूटेड एरियाज है। तो वहां पे इंडियन आर्मी की टुकड़ी क्या की गई है, भेजी गई है एज अ पीस कीपिंग फोर्स, जाके वहां पे क्या करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। तो वो लोग जो वहां पे जाके रिसाइड कर रहे हैं, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, और वो जाके क्या कर रहे हैं, सीरिया में रह रहे हैं, वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, इंडिया के। इंडिया के। ठीक है। हाँ, तो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड में थोड़ा ना आता है लिखने के लिए। जैसे तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मिस्टर मोहन है, ही इज आर्मी मैन एंड ही इज रिसाइडिंग इन चाइना ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो भैया उनको कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, तो कहाँ का मानेंगे हम लोग, इंडिया का। इंडिया का। इंडिया का। ठीक है, ये सब पॉइंट्स दिमाग में रखते हैं हम लोग को। अगर कोई हम्म, स्टूडेंट स्टडीज के लिए किसी और कंट्री में है तो उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का माना जाएगा? जिस देश का है, एक्सेप्शन में आता है, अभी आएगा। सर क्योंकि उसका इनकम से थोड़ी ना हो रहा है कोई। उसके इनकम भी नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप घूमने ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, स्टडीज के लिए गया हाँ, स्टडीज के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सर्विस तो ले रहा है ना वहां से। क्या चीज सर्विस तुम ले रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सर्विस दे नहीं रहे हो, इनकम थोड़ा ना तुम अर्न कर रहे हो कि तुम्हारा इनकम इंक्लूड होएगा। बात समझे? हाँ। ठीक है, चलिए। नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूड्स पर्सन एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। ये पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे कि पर्सन और इंस्टीट्यूशन क्या होता है, दोनों ही इस दायरे में आते हैं। मतलब आप नॉर्मल रेसिडेंट सुन करके ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि सिर्फ आदमी की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशंस की भी बात होती है। जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ये इंसान नहीं ना है, ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इट इंक्लूड्स पर्सन एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ इट हैज नो रिलेशनशिप विथ द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन, ये बात भी डिस्कस हुआ था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ देयर origins. Persons who are excluded, persons who are excluded from the list of normal resident. खतरनाक स्टूडेंट का कॉपी लग रही है। लिस्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, सबसे पहले किसका नाम आया है, फॉरेन विजिटर्स। फॉरेन विजिटर्स का। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ कोई घूमने आया है ना, इंडिया में बहुत लोग घूमने आते हैं क्योंकि इंडिया सस्ता हो पड़ता है उनको। जो भी आपके डेवलप नेशंस के लोग हैं उनके लिए इंडिया क्या लगता है उनको, दे फाउंड इट चीपर टू ट्रेवल इंडिया। तो मान लो घूमने आया बेचारे, कोई कोई तो ऐसे आते हैं ना कि 8-8 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल क्या होते हैं इंडिया में घूमते रहते हैं। और जितना हम लोग इंडिया को नहीं जानते हैं, उससे ज्यादा कौन जानते हैं, वो लोग जानते हैं बेचारे। क्योंकि वो कहीं भी जैसे आप जाइएगा लाल किला देखने के लिए तो क्या कीजिएगा, 4 को सेल्फी लीजिएगा, वापस आ जाइएगा, है ना। लेकिन वो लोग जब जाते हैं तो वो लोग जो मुगल्स वहाँ पे जो अपना स्क्रिप्ट्स वगैरह क्या किए हैं, लगा के रखे हैं, जो मूर्ति वगैरह लगा है या जो भी तो वो डिस्क्रिप्शंस लिखे रहते हैं वहां पे, वो जाके सब कुछ क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, देखते हैं। तो भाई आते हैं और यहीं पे बैठ जाते हैं, 1.5 साल 2 साल घूमते रहते हैं। या मान लो इंडिया में आए बेचारे, लॉकडाउन लग गया, है ना, कोरोना में फंस गए, तो अगर वो 1 साल से ऊपर भी यहाँ रिसाइड्स कर गए तो भी वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं करें। नहीं करें। नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो फॉरेन विजिटर्स कह लीजिए, ट्रेवलर्स कह लीजिए, आप पढ़ने गए, स्टडिंग अब्रॉड, ये भी यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी आपके क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है। इसका से क्या है, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर। क्रू मेंबर समझते हैं आप लोग, जो जहाज वगैरह चलता है, जहाज में जो टीम चलती है ना, उसको रन करने के लिए उसको क्या कहते हैं, क्रू मेंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रू नेवी मेंबर, लोग। हाँ, जैसे नेवी में होते हैं, या जो फ्लाइट्स में होते हैं, प्लेन में चलोगे तो प्लेन में जो तुम्हारा ये पायलट होते हैं या को पायलट्स हैं या जो एयर होस्टेज, ये सारे लोग मिला के क्या कहलाते हैं, क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। क्रू मेंबर्स क्या होता है ना कि लगातार ट्रेवल वगैरह करते रहते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जैसे देखो एरोप्लेन वगैरह में तो क्या है कि वो बहुत फास्ट चलता है ना, तो गया फिर 10-20 घंटा में क्या हुआ, घूम फिर के आ गया।
लेकिन जो आपको पता होगा कि जो ये पानी का जो शिप होता है इसको बहुत टाइम लगता है क्या होने में, ट्रेवल करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं होल्ड हो गया 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए, डॉक क्लियर नहीं है तो समुद्र में ही क्या है, खड़ा है। कि जब पोर्ट खाली होगा तो माल क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि अनलोडिंग में भी लग जाता है 3-3 4-4 महीने, इतना ज्यादा बड़ा बड़ा जहाज है। ठीक, अब क्या हुआ कि 1 साल से ऊपर टाइम क्या हो गया, निकल गया। फिर भी ये आपके जिस कंट्री में जहाज खड़ी है उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं करें। नहीं माने जाएंगे, जहाँ के हैं वहां के माने जाएंगे, ये भी एक्सेप्शंस में आते हैं। फिर बोला फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉय ऑफ नॉन रेसिडेंट इंटरप्राइज, यानी किसी फॉरेन कंपनी के वो क्या है, एम्प्लॉय हैं, वो कम टू इंडिया फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन। नहीं होता कि देखो जैसे बाहर से हम लोग फॉरेन से मशीन वगैरह मंगाते हैं ना, तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर मशीन इंडिया में आया है तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ के लोगों को तो पहले से उसके बारे में पता नहीं है ना। तो क्या उसका ट्रेनिंग देने के लिए किसी को आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? हाँ आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, राइट। तो जब वो आएंगे मान लो ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ पे, इंडिया में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ के बन जाएंगे, आएंगे 2-4 महीना रह भी गए 5 महीना रह भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंस भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये एक्सेप्शंस हैं और ये आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा इनको। सर हाँ बोलिए। सर वो जिस देश से आएंगे उस देश के तो होंगे ना नॉर्मल। उस देश के तो होंगे, कहीं ना कहीं के तो होंगे ही, है ना। यहाँ के नहीं होंगे तो वहां के होंगे, कहीं ना ओके कहीं सर। तो नॉर्मल रेसिडेंट वो होंगे ही, राइट। इसके बाद आपको बोला कि क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स। अब क्रॉस बॉर्डर वर्कर क्या होता है कि रहते हैं एक देश में और काम करते हैं दूसरे देश। दूसरे देश, Three. है ना। जैसे इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है दैट्स अ ओपन बॉर्डर। इंडिया नेपाल का बॉर्डर क्या है, ओपन है। तो क्या होता है ना कि कितनी बार जैसे मान लो जो बॉर्डर एरिया है इंडिया का, अगर आपकी वहां पे पोस्टिंग हो गई तो मैक्सिमम लोग अपना रह लेते हैं कहाँ पे, जाके नेपाल में। अब ऐसा होता क्यों कि नेपाल क्या पड़ता है, नेपाल में सब कुछ सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू व्हाट, इंडिया। इंडिया, है ना। पेट्रोल भी खरीदोगे तो यहाँ पे 96 या 94 समथिंग चल रहा है अभी, वहां तुमको 50-60 रुपए में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जब इस तरीके से कोई रहते हैं तो उन वर्कर्स को क्या कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर वर्कर कहते हैं। अब हम उनको रेसिडेंट कहाँ का माने, जहां वो काम कर रहे हैं कि जहां वो रह रहे हैं। तो इस रिगार्ड में क्या रूल बोलता है, इस रिगार्ड में बोला गया है कि इफ अ पर्सन रिसाइड्स इन अ डिफरेंट कंट्री एंड वर्क्स इन अ डिफरेंट कंट्री, रह रहा है कहीं और काम कर रहा है कहीं और, in this case he will be treated as a normal resident of country in which he what resides, not the country he works in। बात समझे। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति है जो रहता तो भूटान में है, काम कहाँ करता है, इंडिया में, ठीक है। तो आप उसको कहाँ का रेसिडेंट मानेंगे, इंडिया का कि भूटान का? तो हम क्या बोलेंगे आंसर, भूटान का। नहीं नहीं, इंडिया का नहीं, वेयर ही तो रिसाइड्स, इंडिया में ना काम करता है। काम से मतलब नहीं है, जहां आप रिसाइड्स कर रहे हैं। क्योंकि तुम एक बात समझो, ऑब्वियस सा बात है कि मैक्सिमम एक्टिविटी तुम कहाँ कंडक्ट करोगे, जहाँ पे तुम रहोगे, That way. है ना। तो क्रॉस बॉर्डर वर्कर का केस स्पेशल केस है। मेरा आवाज फिर, हेलो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स क्या है, दिस इज अ स्पेशल केस। और इसमें ये डिसाइड किया गया, ठीक है। अब जो भी महान लोग होंगे सोच विचारने वाले, हम लोग तो खाली क्या कर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन बना है उसी को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना। जो इस रिगार्ड्स में रूल बनाए होंगे तो वो लोग यही अपना रूल बनाए कि भैया अगर कोई व्यक्ति एक जगह एक देश में काम कर रहा है, रह रहा है कहाँ कहीं और, तो आप उसको रेसिडेंट कहाँ का मानिए, जहाँ पे वो रिसाइड्स करता है, ठीक है। जहाँ पे वो काम करता है उसका हम उसको वहां का उसको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। या तुमसे घुमा के अगर हमको और क्वेश्चन पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे कि मान लो एक व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, काम कर रहा है कहाँ पे, नेपाल में। अब हमको ये बताओ कि उसका जो इनकम होगा कहाँ के नेशनल इनकम इंक्लूड होगा, नेपाल के कि इंडिया के?
इंडिया इंडिया का इंडिया के, बिकॉज ये रिसाइडिंग इन इंडिया, यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट बन गया तो इसका इनकम भी कहाँ इंक्लूड होगा, इंडिया में। इंडिया ठीक है। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, ब्रांड एम्बेसडर सॉरी एम्बेसडर्स जो था, ये पॉइंट ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिस्कस हो चुका है कि जहां आप इस कंट्री को बिलोंग करते हैं वहीं को क्या माने जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट मिला माने जाएंगे। तो फिर लेने के बाद इतना ये निकलता है कि नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली द इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, की जो नेशनल इनकम है वो क्या करता है, सिर्फ इनकम इंक्लूड करता है किसका, नॉर्मल रेसिडेंट का। ठीक है। अब हम लोग को डिस्कस करना है डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। तो देखिए नेशनल इनकम का कंसेप्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेशनल जो कंसेप्ट है इनकम का, ये कंप्लीटली बेस्ड किस पे है, बेस्ड ऑन नॉर्मल रेसिडेंस। रेसिडेंट्स। इसका पूरा कंसेप्ट ही किस पे बेस्ड है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। लेकिन यही जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है किस पे, डोमेस्टिक टेरिटरी पे। किस पे, डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटरी मतलब एरिया होता है, टेरिटरी मतलब क्या होता है, एरिया। जैसे अगर हम बोल दिए कि मान लो ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक एरिया है ना। अब इस एरिया में जो भी इनकम जनरेट होगा वो सब क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा, चाहे वो रेसिडेंट कमाए चाहे वो नॉन रेसिडेंट कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ के इनकम के दो एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। एक एस्पेक्ट इसका डोमेस्टिक है और एक एस्पेक्ट इसका क्या है, नेशनल नेशनल। है। तो नेशनल का पूरा जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। लेकिन डोमेस्टिक का जो पूरा कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे। इसको रेसिडेंट से कोई मतलब नहीं है। ये बोलता है कि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में इनकम जनरेट हो रहा है, चाहे वो रेसिडेंट कमाए चाहे वो नॉन रेसिडेंट कमाए, वो सब किसका पार्ट होगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। लेकिन नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में बोलता है कि ना, नेशनल इनकम में बोलता है कि हम नॉन रेसिडेंट का इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, खाली किसका इंक्लूड करेंगे, रेसिडेंट। ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली बेस्ड है नॉर्मल रेसिडेंट पे, जबकि डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे। ठीक है। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस बेसिकली द इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी है। थोड़ा सा ये टर्म डिफरेंट है पॉलिटिकल टेरिटरी से, है ना। जो राजनीतिक हमारी रेखा है उससे क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा ब्रॉड। सो व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है कि इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, यानी कि जो ज्योग्राफिकल हमारा एरिया है वो, जो इंडिया का पूरा आपका मैप है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट उसके ऊपर शासन क्या करती है, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ज्योग्राफिकल एरिया जिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, गवर्नमेंट शासन करती है, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि पॉलिटिकल एरिया तो है, यानी कंट्री का जो एरिया है वो तो आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन इसके अलावे अगर किसी भी एरिया में तुम्हारा फ्री मूवमेंट है, किसका, पर्सन का, गुड्स का और कैपिटल का, तो वो एरिया भी किसका हिस्सा मान लिया जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का। से फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन चाइना। इंडियन एम्बेसी जो कहां पे लोकेटेड है, चाइना में। ठीक है। चाइना। अब एक बात समझिए, जो इंडियन एम्बेसी चाइना में लोकेटेड है, इस इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम करेंगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, चाइना की गवर्नमेंट कि इंडियन की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन चाइना, वहां पे जो भी लोग काम वाम करते हैं चाइनीज काम नहीं करेंगे, या चाइनीज भी काम करेंगे तो उसको रखेगा कौन,
इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया है ना। भले ही वो लोकेटेड कहाँ पे है, चाइना में है। तो क्या वहां पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उस पार्टिकुलर जगह पे, उस इंडियन एम्बेसी में जो कि चाइना में लोकेटेड है कि नहीं है कि नहीं है? उस ऑफिस है में, सर। उस ऑफिस में क्या चाइनीज गवर्नमेंट का दखलंदाजी होगा? नहीं 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 होगा। नहीं क्या वहां पे फ्री फ्लो है पर्सन गुड्स और कैपिटल का? हम्म, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा जाएगा। भले ही लोकेटेड कहाँ पे है, चाइना चाइना में। सिमिलरली चाइनीज एम्बेसी लोकेटेड इन दिल्ली, अब है तो हमारे कंट्री के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आ रहा है ना, लेकिन क्या उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है? नहीं नहीं है, है ना। तो भैया भले ही इंडिया के अंदर में है लेकिन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं नहीं माना जाएगा। बात समझे? तो थोड़ा सा आपको क्या देखना है कि क्या जो भी एरिया कवर हो रहा है उसमें फ्रीली मूवमेंट है कि नहीं है, और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम का सीधा सीधा क्या मतलब है कि फैक्टर इनकम अर्न इन द डोमेस्टिक territory of a country. It includes factor income of both residents and non-resident in the domestic territory of the country. सीधे बोल रहा है ना आपको कि भैया जब आप डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे ना, तो इसमें रेसिडेंटशिप से कोई मतलब नहीं है ही नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में इनकम जनरेट हुआ, चाहे वो रेसिडेंट करे चाहे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट करे, वो सब किसका हिस्सा होगा? डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा माना जाएगा। जबकि नेशनल इनकम में क्या बोलता है कि इट इज अ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर इट इज जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और द आउटसाइड। नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट नॉर्मल रेसिडेंट पे बेस्ड है कि नॉर्मल रेसिडेंट जो पैसा अर्न किया, इनकम अर्न किया, वो सबको जोड़ दो, तुम्हारा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। चाहे वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं, और बाकी जो वार्तालाप होगा वो कल के